नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा पॉलिटिकल पल्स। मैं आज के बाद एक बार फिर से बात करूंगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के। इसमें जैसा अभी तक लग रहा है कि इसने अपनी पहली बाधा पार कर ली है। वक्फ संशोधन बिल जो कि पिछले मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था और उसको सरकार ने सीधा जेपीसी को दे दिया था गया था। और जेपीसी ने इसकी पिछले सत्र में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर ली थी, लेकिन विपक्ष की और जेपीसी और सभी की मांग को देखते हुए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और अब इसकी जो रिपोर्ट है वो जो बजट सत्र जो 31 जनवरी से शुरू होगा, उसका जो पहला सेशन होगा उसका अंतिम दिन है 13 फरवरी तक को इसकी रिपोर्ट पेश करनी है। अ, अब यानी कल यानी कि 27 जनवरी को इसमें जो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ और उन पर वोटिंग हुई। और जो संशोधन विपक्ष के लोग लाए थे, विपक्ष ने इस जो समिति का गठन गठन हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, इसमें 16 सदस्य एनडीए के यानी सत्तारूढ़ दल के हैं, 13 विपक्षी दलों के हैं, एक नॉमिनेटेड है और एक आरसीपी का है। तो इस तरह से इसमें भरपूर विपक्ष का भी प्रतिनिधित्व है। लेकिन मेजोरिटी इसमें जैसा कि संसद में है उसमें जो अनुपात रखा है सदस्यों का, उसी अनुपात में इसमें भी रिप्रेजेंटेशन है। तो 27 जनवरी को कल यानी इस पर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग हुई, यानी कि जो भी विपक्षी सदस्यों ने जो संशोधन दिए थे या जो अन्य सदस्यों ने संशोधन दिए थे उन पर वोटिंग हुई। और विपक्ष ने इसमें सैकड़ों की संख्या में संशोधन दिए थे। इससे ये लगता है कि वो इसमें कितने गंभीर थे। वो किसी तरह से इस कमेटी और इस बिल को टालना चाहते थे, डिले करना चाहते थे। और इसके वजह से ही उन्होंने थोक में सदस्य प्रस्ताव रखे। तो कल जगदम्बिका पाल ने इस पर क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग कराई, हर संशोधन पर वोटिंग कराई। उसमें जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा में कोई विधेयक पास होता है तो उसमें जो कोई संशोधन प्रस्ताव रखता है तो उस सदस्य को पूछा जाता है कि क्या वो उसको आगे परस्यू करना चाहता है या फिर उसको ड्रॉप करना चाहता है। तो अगर वो परस्यू करना चाहता है तो वो उस पर कुछ बोल सकता है और केवल वही बोल सकता है, दूसरे सदस्य उस पर नहीं बोल सकते हैं। तो उसको ऐसी इजाजत है। और अगर वो कहता है कि हाँ वो परस्यू करना चाहता है तो फिर उस पर वोटिंग होती है। या तो फिर वॉइस वोट से उसको एक्सेप्ट मान लिया जाता है या उसको अमान्य कर दिया जाता है, या फिर अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वोट भी होता है। तो ये भी किसी के सदस्यों में ने जगदम्बिका पाल ने जब हर सदस्य ने इस पर अपने अड़े रहने की बात की तो उस पर वोट कराया और इस तरह से सारे विपक्ष के जो प्रस्ताव थे वो रद्द हो गए। संसद जो सत्तारूढ़ दल के 14 सदस्य थे उनके करीब 14 संशोधन थे, वो इसको पास हो गए। तो इस तरह से कल की मीटिंग के बाद में अंतिम मीटिंग हो गई और अब इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। जगदम्बिका पाल इसको सदस्यों में 29 तारीख को सपोर्ट करेंगे और फिर 31 तारीख को ये संसद के अध्यक्ष को पेश कर दी जाएगी। इस पर भी विपक्ष के लोगों ने काफी हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जगदम्बिका पाल ने इसको डिक्टेटरशिप की तरह चलाया और उन सबको कहने का मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसकी सुनी नहीं। वैसे भी इस बार ये जो रिपोर्ट में जो भी संशोधन थे इन सबका फैसला उसी दिन हो गया था, 23 तारीख को, जब विपक्ष के सदस्यों ने इस पर हंगामा किया था। तो खैर, अब ये ड्यू डेट से पहले यानी 13 जनवरी से पहले इसको लगभग एक पहले हफ्ते में पेश कर दिया जाएगा और डेफिनेटली इस पर वोट होगा संसद में, चर्चा भी होगी और फिर इसको पास भी कर दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में एनडीए सत्तारूढ़ की बहुमत है और राज्यसभा में वो बहुमत का जुगाड़ कर लेगा। तो ये सब मैनेज कर लिया गया। और इससे पहले इसकी पहली जो बाधा थी वो ये थी कि जब से एक बोर्ड लाया गया, बिल लाया गया, उस समय से ही विपक्षी दलों की कोशिश थी कि वो दो प्रमुख पार्टियां जो जिनको बैसाखियां कहते हैं, एनडीए की या बीजेपी की, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, तो इनको विपक्षी दलों ने तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये वो जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है और आपको भारी संख्या में मुसलमान वोट देते हैं। तो अगर आप इसके पक्ष में रहेंगे तो आपको भी मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है, यानी वही वोट बैंक की राजनीति का लालच वगैरह उनको दिया गया। लेकिन जैसा कि
इस बिल के प्रस्तुत करने पर इन पार्टियों के सदस्यों ने कहा था, और बाद में इनका जो बाहर में बर्ताव था, जैसा कि एक मीटिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में की थी, और उसमें उनने नीतीश कुमार की पार्टी को आमंत्रित किया था, तो उन्होंने मना कर दिया था। और इसी तरह जो चंद्रबाबू नायडू का भी व्यवहार है वहां पर, उससे नहीं लगता था कि वो इस वोट के खिलाफ जाएंगे, इस बिल के खिलाफ जाएंगे। तो इस तरह से ये पहली जो अ, बाधा है, ये पार कर लिया है। हाँ, एक बार और महत्वपूर्ण है कि जो विपक्ष के दलों ने जो भी प्रस्ताव दिए थे, संशोधन प्रस्ताव दिए थे इस कमेटी में, वो सब पास कर लिए गए हैं। यानी कि अब वो गुंजाइश भी नहीं रही है कि कोई विपक्षी दल कहे कि हमारी ये बात नहीं मानी, या हम पर भाजपा ने कोई दबाव डाला, या अपना कोई फैसला उन्होंने जबरदस्ती हम पे ठूसा। तो बची कुची भी जो भी कोई संभावना थी कि कोई दल इससे छटकेगा, वो दूर हो गई है। और जैसा मैंने अपने विभिन्न वीडियो में भी कहा है कि जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी है और शिवसेना उबाटा, वो भी शायद इस बिल के समर्थन में आ जाए। हालांकि शिवसेना ने जो सीटें जीती थी रोज लोकसभा और अभी राज्यसभा में जितनी भी जीती थी, उनमें मुस्लिम वोटों का एक बहुत भारी हाथ था, और उनको भी शायद ये वोट छटकने का डर रहे। लेकिन शिवसेना बेसिकली हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो वो भी शायद इसके बिल के समर्थन में जाए। तो इसमें अब कोई सरकार इसको पेश करेगी लोकसभा में, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि अब ये बिल पास नहीं हो, कानून नहीं बने। तो इस बिल में संशोधन होने के बाद में एक वो जो विशेष वर्ग को जो छूट दी गई थी, और उनका जो एक बोर्ड बनाया गया था जिसमें अपनी मनमानी ढंग से किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी घोषित कर देते थे, और उस पर कोई विचार भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनका उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई अपील करनी होती थी, तो वो भी उनके वक्त वो ट्रिब्यूनल में जा सकते थे, जो कि एक तरफा होता था, और वो एक विशेष वर्ग के लोगों का ही होता था। तो अब जो भी इस तरह से का कोई डिस्प्यूट होगा, उसको उसका अधिकार इस बिल के तहत डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। वो उसमें सुनेगा और रिकॉर्ड वगैरह चेक करेगा। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता जैसा कि ट्राइब्यूनल या वक्फ बोर्ड करते हैं। उसके पास तथ्य होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद ही वो कोई उस प्रॉपर्टी पे फैसला ले सकता है। और दूसरा जो कि दोनों ही जो बिल ओरिजिनली तो 53 में था, और जो नरसिम्हा राव सरकार ने और उसके बाद मनमोहन सरकार ने जो मनमाने अधिकार दे दिए थे, उन पर अब रोक लगेगी। और फिर जो अ, कानूनी रूप से सब बराबर हो जाएंगे। और वक्फ बोर्ड ने, जैसा कि योगी जी ने भी कहा था कि 75% जो उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो सरकारी जमीन है। तो इस तरह से सरकारी जमीन को उनसे ले लिया जाएगा, और उस पर जनता के लिए जो भी हितकारी फैसले होंगे कार्य में लिया जा सकेगा। इस बिल के पास हो जाने की स्थिति में कुछ लोगों को ये आशंका थी कि इसमें भी इस पर भी उस तरह का आंदोलन किया जाएगा जैसे सीए के विरोध में किया गया था, या फिर किसान आंदोलन था जो कि कृषि कानून के विरोध में हुआ था। लेकिन उस समय और इस समय की स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि उस समय ये बेसिकली जो प्रमोटेड था या स्पॉन्सर्ड था, ये विदेशी ताकतों में के जरिए था, जिसमें कि जॉर्ज सोरोस और उसके जो एनजीओज वगैरह हैं, उनका हाथ काफी था। अब चूंकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया, और ट्रम्प वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हो गए हैं, जो कि डीप स्टेट के खिलाफ है। तो उसकी ताकत काफी कमजोर हो गई है, और उसको आर्थिक रूप से भी शायद झटके लगे होंगे। तो वो अब इनका सपोर्ट नहीं करेगा, और जो लोकल में जो लोग हैं, उनमें सड़क पे जाकर लड़ाई करने की इतनी ताकत नहीं बची है। और डेफिनेटली जो सरकार है, वो भी अब दूसरी तरह से इसको टैकल करेगी, क्योंकि अब उसको भी पता है कि विदेशी ताकतों का हाथ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इसका बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पर इसका कोई विरोध होगा। और अगर हुआ तो फिर उसको सरकार इस स्थिति में है कि उसको टैकल कर लेगी। लोगों ने का मानना है कि सरकार पर दबाव बना सकते हैं ऐसी उससे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सीए में जैसा उन्होंने किया था कि सरकार ने डिले किया उस पर रूल्स बनाने के लिए, तो उसका कारण एक तो कोविड रहा होगा, और फिर सरकार को कुछ और भी प्रशासनिक मुश्किलें होंगी, इसलिए डिले किया। अंत में वो उसके रूल्स बनाए गए, और काफी भारी संख्या में
जो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान बांग्लादेश आदि से प्रताड़ित हिंदू और क्रिश्चियन वगैरह आए हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। और अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि किसी मुस्लिम की भारतीय नागरिकता छीनी गई हो। तो वो एक प्रोपेगेंडा था और किसी पर्पस के लिए किया गया था, सरकार को बेसिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए किया गया था। तो वो फेल हो गया। तो अब इसके विरुद्ध में ऐसा कोई आंदोलन चलेगा नहीं। और जहां तक मेरा मानना है, ये जो वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट में लाया गया है, ये ज्यादातर आम मुस्लिम के पक्ष में है। क्योंकि अब तक क्या होता था कि जो बड़े बड़े मुस्लिम्स होते थे, जिनमें वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से बड़ी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा लेते थे, और उससे काफी आर्थिक शोषण मुसलमानों का भी होता था। और वो उससे काफी पैसा कमाते थे। ऐसा आपने देखा होगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानुल्लाह खान पर उनको जेल भी हुई, और उन पर भी किस तरह से मिस अप्रोप्रिएशन के केसेस चल रहे हैं। तो बेसिकली जो आम मुसलमान है उसको अब इससे फायदा होगा, क्योंकि अब उसके हित में जो सरकार डायरेक्ट काम कर रही है और डायरेक्ट उसको पैसा मिलेगा, उस पे होगा। बेसिकली जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था वो आम मुस्लिम के फायदे के लिए ही बनाया गया था। ओरिजिनली ये वही था, लेकिन जैसा कि होता है कि बाद में इसको पॉलिटिशियंस और जो धार्मिक नेता आदि हैं उसको हाईजैक कर लेते हैं। तो अब वो स्थिति नहीं रहेगी। काफी इससे डायरेक्ट मुसलमानों को, आम मुसलमानों को फायदा होगा। तो ये बेसिकली मुसलमानों के भी फायदे में है और आम भारतीय के तो फायदे में है ही। तो बस इस अंक में इतना ही। देखते हैं कि क्या सरकार इसको पास कराती है इस बजट सत्र में 13 तारीख के पहले, और संसद में किस तरह का हंगामा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। और यदि मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको अपने दोस्तों आदि के साथ शेयर कीजिए।